हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से मेरी का प्रणाम। मेरा नाम रविकांत दुबे। तो बच्चों, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को पढ़ रहे थे। उसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था कि पॉलिनेशन क्या होता है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन कितने तरह के हैं और एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कौन कौन से हैं, वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे, आउटब्रीडिंग डिवाइसेज। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है, उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वो मैकेनिज्म है या वो तरीका है या वो डिवाइस है जिससे कि प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को कम करता है या सेल्फ पॉलिनेशन को रिजेक्ट करता है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो बात आती है, आप लोग मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये सेल्फ पॉलिनेशन को क्यों कम करता है, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट क्यों करता है? क्योंकि लगातार अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा तो उससे क्या होगा कि जो हार्मफुल रिसेसिव जीन होते हैं उसके एक्सप्रेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर हार्मफुल रिसेसिव जीन अगर बढ़ेंगे तो प्लांट की क्वालिटी बिगड़ सकती है, ब्रीड बिगड़ सकता है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसको डिटेल में हम लोग जेनेटिक्स में डिस्कस करेंगे। तो इससे बचने के लिए और अपने वेरिएशन को लाने के लिए, जिससे इवोल्यूशन अच्छा हो सके, इसके लिए प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। तो बात आती है, सर ये क्रॉस पॉलिनेशन कैसे प्रमोट होगा? तो सबसे पहले क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना है तो फ्लावर क्या करते हैं, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं वो स्टिग्मा और स्टाइल को, स्टिग्मा स्टाइल या फिर बोले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों को साथ में मैच्योर नहीं करें। जैसे एंथर मैच्योर पहले हुआ तो स्टिग्मा को मैच्योर उस साथ में नहीं करेंगे, क्योंकि एंथर का पोलन ग्रेन वहाँ पहुँचेगा तो स्टिग्मा उस समय क्या होगी, उसको रिसीव करके भी कोई फायदा नहीं होगा, रिसेप्टेबल नहीं होगी। तो अगर स्टिग्मा मैच्योर हो चुकी है, एंथर मैच्योर नहीं हुआ, तो पोलन ग्रेन उसका नहीं आएगा। पोलन ग्रेन उसका नहीं आएगा तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस घट जाएंगे। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है कि स्टिग्मा और स्टाइल के पोजीशन को चेंज कर दीजिए। स्टिग्मा, एंथर और स्टिग्मा के पोजीशन को ही चेंज कर दीजिए। जैसे इसको खूब बड़ा कर देते हैं, स्टिग्मा को यहाँ लगा देते हैं, एंथर को यहाँ, तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो उस केस में भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तीसरा तरीका कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो उसको बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। वो खुद का जो पॉलन ग्रेन आता है तो केमिकली उसको पहचान के उसको रिजेक्ट कर देता है, उसको आने नहीं देता, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है, जिससे भी कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। चौथा तरीका ये है कि प्लांट जो फ्लावर है उसको यूनिसेक्सुअल कर दे, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही रहे या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहे, तो उस केस में भी जो होता है सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। तो ये सारे वो तरीके हैं जिनसे कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। तो आइए हम एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट फ्लावर बोल रहा है, इसका मतलब है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर जो कि सेल्फ पॉलिनेशन में जा सकता है, ऑटोगॉमी में जा सकता है। जैसे ये है, सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन ये सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन क्या है उसको बताया जा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं, वही अभी आगे कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हटाने का भी कोई तरीका होता है? हाँ, सिंगल आउटक्रॉस जो होता है सिंगल इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम कर देता है। कि नीट में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करना है तो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना, उसके लिए कुछ डिवाइसेज हैं, एक एक करके चलिए उस डिवाइसेस को देखते हैं जो हम लोगों ने भी बात किया था। आप इसको नोट भी करते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर डिवाइस की बात करें कि सिंक्रोनी का नहीं होना, सिंक्रोनी नहीं होने का मतलब वही अभी हम लोग बात किए हैं कि दोनों एक दूसरे साथ में मैच्योर ना हो पाए, उसको कि सिंक्रोनी को अवॉइड करेंगे। देखिए, तो पोलन पहले रिलीज हो जाए स्टिग्मा के मैच्योर होने से पहले, या रिसेप्टिव होने या मैच्योर होने का मतलब कि वो उसको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि स्टिग्मा और स्टाइल दोनों को क्या करें, डिफरेंट पोजीशन पे रख दें। डिफरेंट पोजीशन पे रख देने से भी सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे या सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तीसरी बात अगर हम बात करें तो हम लोगों ने अभी बात किया था सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, अभी ने बात किया था कि अपने पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट करना, अपने ही प्लांट के पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट करना और दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करना, इसको हम लोगों ने क्या बोला था, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। फिर उसके बाद इसको नोट करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जेनेटिक मैकेनिज्म, ये बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो कि सेम प्लांट के पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट करता है, डिफरेंट प्लांट के सेम स्पीसीज के पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, आगे उसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग।
यूनिसेक्सुअल फ्लावर हम लोगों ने बात किया था। यूनिसेक्सुअल फ्लावर रहेगा तो क्या होगा, वो सेल्फ पॉलिनेशन को रिजेक्ट करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। अभी हम लोग एक आगे हम पढ़ेंगे कि जो डायोसिस प्लांट होते हैं, डायोसिस प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं कि ऑटोगैमी जिटोनोगैमी दोनों को प्रिवेंट करते हैं, और मोनोसियस होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ ऑटोगैमी को प्रिवेंट करते हैं, जिटोनोगैमी को प्रिवेंट नहीं करते हैं। ये आपके नीट में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। मोनोसियस प्लांट का मतलब क्या है, मेरे हाथों को देखिएगा, समझिएगा। मोनोसियस प्लांट का मतलब ये प्लांट है, ठीक है, इस मेरा हाथ प्लांट है, ये मेरा जो थंब है ये एक फ्लावर है, ये मेरा जो लिटिल फिंगर ये भी एक फ्लावर है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर ये बोलें कि मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, प्लांट मोनोसियस है लेकिन फ्लावर उस पर क्या है, यूनिसेक्सुअल, उस केस में फ्लावर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, मतलब एक तरह से ऑटोगैमी तो नहीं हुआ लेकिन जिटेनोगैमी तो हुआ। एक ही प्लांट पे दोनों फ्लावर है तो जिटेनोगैमी तो हुआ। तो मोनोसियस प्लांट है, फ्लावर मेल फीमेल अलग अलग है, तो ऑटोगैमी तो प्रिवेंट किया लेकिन जिटेनोगैमी को प्रिवेंट नहीं किया। लेकिन अब मेरे हाथ को देखिएगा, इस दोनों हाथ को, मान लीजिए जिसमें घड़ी लगी हुई ये प्लांट है जिसपे सिर्फ फीमेल फ्लावर होते हैं, इस प्लांट पे सिर्फ मेल फ्लावर होते हैं। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज होगा और यहाँ से पॉलन ग्रेन पहुँचेगा यहाँ पे, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं जीनोगैमी। सेम स्पीसीज के डिफरेंट प्लांट पे जब फ्लावर पे जाता है पॉलन ग्रेन पहुँचता है, उसको बोलते हैं जीनोगैमी। तो इस केस में ऑटोगैमी भी प्रिवेंट हुआ और जिटेनोगैमी भी प्रिवेंट हुआ। तो प्लांट डायोसियस है लेकिन फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि यूनिसेक्सुअल और प्लांट के केस के लिए यूज़ नहीं करते हैं। मोस्टली जो यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल टर्म यूज़ करते हैं वो फ्लावर के लिए यूज़ करते हैं, मोनोसियस डायोसियस ये प्लांट के केस में यूज़ करते हैं। तो प्लांट तो डायोसियस है, मेल अलग फीमेल अलग, लेकिन इस केस में क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है और आपका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, मतलब इवन जिटोनोगैमी भी नहीं हो रहा है। लेकिन इस केस में अभी जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात किया था, इस केस में जब फ्लावर यहाँ से यहाँ पहुँच रहा था, तो ये तो फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है लेकिन जेनेटिकली ऑटोगैमी हो गया, जिसको जिटेनोगैमी कहते हैं, जिसमें कि पॉलन ग्रेन सेम प्लांट से पहुंचा क्योंकि जीन दोनों का सेम है। तो मोनोसियस प्लांट क्या करता है, ऑटोगैमी को प्रिवेंट करता है, जिटेनोगैमी को प्रिवेंट नहीं करता है, जबकि डायोसियस प्लांट दोनों को प्रिवेंट करता है, ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी दोनों को प्रिवेंट करता है। ये देखिए, ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है, ये पपीता का प्लांट है। तो पपीता में आप देखेंगे जब पपाया की जब खेती होती है या लोग प्लांट लगाते हैं तो कुछ प्लांट लगा देंगे, बोलेंगे अरे इस प्लांट में तो पता नहीं क्या हो गया है, कि फ्लावरिंग तो हो रही है लेकिन फ्रूटिंग ठीक से नहीं हो रही है, फ्रूट भी हो रहा है तो छोटा सा बड़ा अलग टाइप का हो रहा है। तो ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है। जब भी फीमेल प्लांट होगा तो उसी पे ओवरी होती है, उसी पे ओवरी होती है, तो उसी पे क्या होता है, फ्रूट, ओवरी से ही क्या बनता है, फ्रूट बनता है। तो जो जिस पपाया के प्लांट पे बहुत सारा फ्रूट आता है वो फीमेल प्लांट होती है। तो हमको ध्यान देना है कि जब पपाया के प्लांटेशन करें तो वो उस पर ध्यान दें कि वो फीमेल प्लांट हो, तभी हमारी फ्रूटिंग क्या होगी, बहुत ही अच्छी होगी। मेल प्लांट में ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन तो यहाँ पहुँचा, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है लेकिन जीनोगैमी हो रहा है, जिटेनोगैमी भी यहाँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डायोसिस प्लांट क्या होगा, ऑटोगैमी जिटेनोगैमी दोनों प्रिवेंट कर। कई बार नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, गलती करते हैं। अब बात आती है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। देखिए पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन एक डायनेमिक प्रोसेस बोला जाता है। डायनेमिक प्रोसेस बताने का मतलब क्या हुआ कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पहुंचता है, स्टिग्मा पहुंचेगा, केमिकल रिलीज करेगा और कुछ स्टिग्मा भी केमिकल रिलीज करेगी, दोनों केमिकल के बीच में इंटरेक्शन होगा, केमिकल कन्वर्सेशन होगा, फिर वहाँ से डिसाइड किया गया जाएगा कि ये पॉलन ग्रेन राइट टाइप का है ना। राइट टाइप का मतलब वो किसी दूसरे प्लांट का तो नहीं, ऐसा नहीं मैंगो के ऊपर नीम का पॉलन ग्रेन आ गया तो उसको रिजेक्ट करेगा। अगर जो पॉलन ग्रेन वो चाहता है उसी वही पॉलन ग्रेन रहेगा, उसको बोलेंगे राइट टाइप, उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये केमिकल कन्वर्सेशन होता है, उस कन्वर्सेशन से राइट को एक्सेप्ट किया जाता है, रॉन्ग को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसी को बोलते हैं क्या, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। और ये डायनेमिक प्रोसेस है, ये भी एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी भी ये भी रिसर्च का साइट है कि देखा जा रहा है कौन सा जीन है जो कि रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा तो उसके बाद जर्मिनेशन का प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, चलिए, तो वही लिखा गया है, राइट टाइप और रॉन्ग टाइप, कॉम्पेटेबल और इनकॉम्पेटेबल, आपको वर्ड्स यहाँ मिलेंगे। अब जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पहुंचेगा, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पहुंचने के बाद पॉलन ट्यूब आगे जाएगा, पॉलन ट्यूब आगे आते हुए ये जैसे ही यहाँ पॉलन ट्यूब पहुँचेगा, पॉलन ट्यूब
फिलीफॉर्म एपरेटस से कुछ केमिकल रिलीज होंगे। फिलीफॉर्म एपरेटस केमिकल रिलीज होते हैं जो कि सिनर्जिड सेल में होता है, उसके इन्फ्लुएंस में ये पॉलन ट्यूब मूव करेगा अंदर की तरफ, ओव्यूल की तरफ, और अंदर जैसे ही पहुंचेगा तो दो में से एक पॉलन जो सिनर्जिड सेल होंगे वो बहुत ज़्यादा केमिकल्स रिलीज करेंगे, और बहुत ज़्यादा केमिकल रिलीज होने से वो कोई एक डीजेनरेट होगा, तो उसी डीजेनेटिक सिनर्जिड सेल पॉलन ट्यूब क्या करेगा, अंदर इंटर कर जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, पॉलन ट्यूब इंटर थ्रू डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स, इसको आप ध्यान रखेंगे, जिधर से पॉलन सिनर्जिड सेल डीजेनरेट होता रहेगा उधर से इंटर करेगा। आगे हम लोग इमेज भी देखते हैं। देखिए ये पॉलन ट्यूब यहाँ पहुँचा है, ये मेल गैमेट अंदर वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, तो दो मेल गैमेट जब अंदर जा रहे हैं तो दोनों में से किसी एक साइड जो डीजेनरेट हो रहा है उधर से देखिए पॉलन ट्यूब एंटर किया, दोनों मेल गैमेट यहाँ अंदर पहुँच चुके हैं। एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ और दूसरा एक सेल के साथ फ्यूज करेगा। अब एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे ही पॉलन ट्यूब मेल गैमेट अंदर पहुँचता है, ठीक उसी समय दो जो अंदर पोलर न्यूक्लियाई होते हैं सेंट्रल सेल के, वो आपस में फ्यूज़ करके अपनी प्लॉइडी को 2n कर लेते हैं और उसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। देखिए इस फिगर में भी आपको दिख रहा होगा, दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज़ कर गए हैं, अब ये 2n की प्लॉइडी हो गई, इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलेंगे। एक मेल गैमेट इसके साथ फ्यूज़ करेगा तो बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो कि ट्रिप्लॉइड होगा, वही डेवलप करके आगे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। और एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज़ करेगा, जब वो उस एग के साथ फ्यूज़ करेगा तो बनाएंगे डिप्लॉइड जाइगोट, और इसी सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को मिला के हम लोग क्या बताते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। आगे देखते हैं हम लोग, पहले वही रॉन्ग टाइप से राइट टाइप को देख लेते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन को देख सकते हैं, फिर हम लोग उसको लिखना शुरू करेंगे। आप लोग लिखिएगा, ठीक है। पॉलन ट्यूब जनरेट किया, ग्रो हो गया है, अब आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। ठीक है, दो सेल वाले कंडीशन में पहुंचेगा, हम लोगों ने इसको पहले ही पढ़ चुका था कि दो वेजिटेटिव सेल, दो सेल कंडीशन में पहुंचेंगे, दो जनरेटिव वेजिटेटिव सेल होंगे और जनरेटिव सेल होंगे। जो आपका जनरेटिव सेल होगा वही डिवाइड करके माइटोसिस से क्या बनाएगा, दो मेल गैमेट बनाएंगे, और वही दो मेल गैमेट अंदर जाके फ्यूज करेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन में हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए इसमें यहाँ पे स्टिग्मा पहुँच चुका है, स्टिग्मा पे ये पहुँच चुका है, पॉलन ट्यूब यहाँ बना है, ये इंटर किया है कहाँ, ओव्यूल में इंटर किया है। ओव्यूल में इंटर करने के बाद अब ये क्या हो गया, इसमें दो मेल गैमेट यहाँ पहुँच चुके हैं, दो पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज़ कर रहा है, एक एक्सेल के साथ फ्यूज़ कर रहा है। ये फिगर आप लोग देखेंगे, दो मेल गैमेट के साथ फ्यूज़ किया, किधर ओव्यूल किधर से इंटर, ओव्यूल में किधर से इंटर कर रहा है पॉलन ट्यूब, माइक्रोपाइलर रीजन से, वो एक सिनर्जिड सेल से, वन ऑफ द सिनर्जिड सेल मिल गया, फिलीफॉर्म एपरेटस जो केमिकल रिलीज कर रहा था उसके थ्रू इन्फ्लुएंस से पहुंचा है। ठीक है, और सिनर्जिड सेल का काम क्या होता है, सिनर्जिड सेल केमिकल रिलीज कर रहा है, सिनर्जिड सेल के अंदर जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है वो गाइड करता है पॉलन ट्यूब को कि ओव्यूल में इंटर करे। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, ठीक है, तो वो लोग प्लांट ब्रीडर जो होते हैं वो मैनिपुलेट करते हैं पॉलन पिच इंटरेक्शन को, जिससे इनकॉम्पिटेबल पॉलन ग्रेन अगर अपने सही जगह पहुंच जाए तो हम लोग हाइब्रिड तैयार करते हैं। अभी इस पर रिसर्च चल रहा है कि अगर उस जीन को पहचान लें जो कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन को कराता है, पहचानता है किसको आने देना है किसको नहीं आने देना है, तो हम अपनी डिज़ायर पॉलन ग्रेन को, उसको जीन को निकाल देंगे तो डिज़ायर पॉलन ग्रेन वहाँ पहुँचा देंगे, जिससे स्टिग्मा पे, जिससे कि हाइब्रिड हम लोग आसानी से बनाया जा सके। तो डिज़ायर पॉलन ग्रेन में पहुंचाने के लिए हमको क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम होता है, उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमको क्रॉस पॉलिनेशन कराए, हाइब्रिडेशन कराना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पहुंचाएंगे। तो जिस पॉलन ग्रेन को पहुंचाना है, जिस प्लांट मतलब उसी स्पीसीज के प्लांट को, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इमैस्कुलेशन कराते हैं। इमैस्कुलेशन में क्या करते हैं, इमेच्योर कंडीशन में, जब स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुई रहती है तभी पॉलन ग्रेन को कट करके, स्टैंथर को कट करके निकाल देते हैं, जिससे कि खुद का पॉलन ग्रेन उससे पहुंचने के चांसेस कम हो जाते हैं,
जिसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन। फिर उसको बैक करके रख देते हैं कि ढक करके दूसरा कोई पॉलन ग्रेन आ ना जाए। जब फ्लावर मैच्योर हो जाता है, स्टिग्मा मैच्योर हो जाती है, तो जो हमको पॉलन जिस स्पीसीज का, जिस प्लांट का पॉलन ग्रेन हमको उस पर पहुँचाना होता है, वहाँ पर लाके उस पर क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को छिड़क देते हैं, जिससे कि पॉलिनेशन हो जाता है और हमारा हाइब्रिड प्लांट बनके तैयार हो जाता है। अच्छी वैरायटी का, जो डिजायर वैरायटी का प्लांट बनके तैयार हो जाता है। देखिए जरा इसको, इमैस्कुलेशन कराए, फिर बैगिंग कराए। देखिए इमेच्योर कंडीशन में एंथर को रिमूव करना, इमैस्कुलेशन, यही बताया गया है। आगे देखिए जरा, इमैस्कुलेशन क्या है। एंथर को रिमूव करते हैं किसमें, किस कंडीशन में, जब वो क्या रहता है, इमेच्योर कंडीशन में रहता है, उसी से हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन के बाद आता है आपका बैगिंग। बैगिंग में क्या होता है कि उसको हम पैक करके कॉटन पेपर से हम पैक कर देते हैं कि कोई अनवांटेड पॉलन उस पर ना आ सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है, रिसेप्टिव मतलब मैच्योर हो जाना है, जब पॉलिनेशन को एक्सेप्ट करने लायक हो जाता है, तो डिजायर पॉलिन या मैच्योर पॉलिनेशन वहाँ हम लोग पहुँचा देते हैं और हमारा पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, और जब बन जाएगा तो हम उसको रीबैगिंग कर दें, पैक कर देंगे, फिर से कोई अनवांटेड पॉलिनेशन वहाँ ना आ सके और हमारा फ्रूट डेवलप कर सके और उसके अंदर हमारा सीड बन जाए। अब ध्यान दीजिएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो इमैस्कुलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इमैस्कुलेशन वहीं कराएंगे जहाँ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होंगे, तो सेल्फ पॉलिनेशन रोका जा सके, तो उसी समय इमैस्कुलेशन कराते हैं। इस बात को बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, इसी कारण हमको फ्लावर को ध्यान रखना होता है, कौन सा प्लांट है उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इन सब बातों का ध्यान रख के ही हमको क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में के थ्रू हाइब्रिडेशन बनाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आइए अब हम लोग बढ़ते हैं कि कैसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म बनता है। अब ये देखिए, पॉलन ग्रेन यहाँ पहुँचा, पॉलन ट्यूब यहाँ रिलीज कर रहा है, पॉलन ट्यूब यहाँ बना, दो मेल गैमेट यहाँ पहुँचे, मेल गैमेट एक एक्सेल के साथ फ्यूज हुआ, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ। फ्यूज होने के बाद ध्यान रखेंगे कि जो पोलर न्यूक्लियाई है वो PEN में कन्वर्ट हो जाएगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 3n होगी। और जो सेंट्रल सेल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है PEC में, जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहते हैं, जो वो कि आगे चल के क्या बनाता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ जैसे ही यहाँ पहुँच जाता है तो जाइगोट का बन गया है। जाइगोट जैसे ही बनता है, अब इसी पे ये रुक जाता है, एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड सेल सारे डीजनरेट कर जाते हैं, और अब एंडोस्पर्म को डेवलप होने के लिए समय दिया जाता है कि एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो से पहले होता है, क्योंकि एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। आपकी NCERT लिखती है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म प्रोसीड्स बिफोर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, तो ध्यान रखेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए, सिंगैमी से क्या बन गया, जाइगोट बन गया, और ट्रिपल फ्यूजन से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सिंगैमी जो होता है उसको ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और जो ट्रिपल फ्यूजन होता है उसको फॉल्स फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या स्यूडो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्यों स्यूडो बोल रहे हैं, क्योंकि स्यूडो मेन फर्टिलाइजेशन का मेन पर्पस होता है जाइगोट बनाना, लेकिन यहाँ फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन जाइगोट ट्रिपल फ्यूजन में जाइगोट नहीं बन रहा है, इसलिए उसको स्यूडो या फॉल्स फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। और ये डबल फर्टिलाइजेशन ध्यान रखेंगे, यूनिक फीचर होता है फ्लावरिंग प्लांट का, एंजियोस्पर्म का यूनिक फीचर है, मतलब सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही पाया जाता है कि जहाँ की डबल फर्टिलाइजेशन और होता है, मतलब सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन होता है, सिर्फ एंजियोस्पर्म में और कहीं नहीं होता। एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोग बात किए सेंट्रल सेल ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बन गया, PEC बन गया, और जो आपका और जो कि एंडोस्पर्म बना लेता है। अभी हम लोगों ने इसकी बात की थी, और जो जाइगोट होता है वो डेवलप कर क्या बनाता है, आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। तो हम लोग ने एंडोस्पर्म तो बनना देख लिया है, एंडोस्पर्म बन चुका है। अब हम लोग एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर, देखिए यहाँ पोलर न्यूक्लियाई था, एग था, तो पोलर न्यूक्लियाई के साथ स्पर्म फ्यूज़ किया और यहाँ इसके एग सेल के साथ स्पर्म फ्यूज़ किया। स्पर्म मतलब मेल गैमेट की यहाँ बात करें, स्पर्म बायोमेसिस स्पर्म का मतलब सीड होता है। तो यहाँ जाइगोट बना, यहाँ एंडोस्पर्म बना। तो एंडोस्पर्म तो ऐसे ही रह गया, एम्ब्रियो इसके अंदर रह गया, क्योंकि जो एंडोस्पर्म होता है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और उसके चारों तरफ देखिए फ्रूट की वॉल बन गई, और जो सीड कोट बन गया, सीड के कोट के अंदर ही एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म होता है। अब ध्यान देंगे, जब अब एंडोस्पर्म बन चुका है तो जाइगोट क्या करता है, अब जाइगोट में डिवीजन शुरू होता है। ये जाइगोट है, जाइगोट में पहले अनइक्वल डिवीजन होगा, अनइक्वल डिवीजन के बाद दो सेल बनेंगे, जो ऊपर वाली सेल होगी वो क्या बनाएगी, एम्ब्रियो बनाएगी, पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाएगी, और फिर प्रो एम्ब्रियो बनेगा, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, फिर उसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा, फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। इसमें ये वाली जो सेल होती है इसको बोलते हैं सस्पेंसर सेल, और सस्पेंसर सेल का काम होता है जो एम्ब्रियो होता है उसको एंडोस्पर्म के अंदर धकेलना, जिससे कि वो उसको एम्ब्रियो को डेवलप नरिशमेंट मिलता रहे। और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये आपका है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ठीक है। और ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं हॉस्टेरियल, जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन इनिशियल फेज में, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अब जैसे ही मैच्योर एम्ब्रियो हुआ तो मैच्योर एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को हम लोग आगे देखेंगे, इस फिगर को देखते ही रहेगा, सीक्वेंस याद रखिएगा, पहले प्रो एम्ब्रियो बनेगा, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप, फिर मैच्योर एम्ब्रियो। ये सीक्वेंस भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में कन्वर्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओवरी फ्रूट बनाएगी, ओव्यूल सीड बनाएगा, ये आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे। देखिए वही है, ये इमेज बड़ा इंपॉर्टेंट आपकी एनसीईआरटी का इमेज है, और यहाँ किस तरह से डेवलपमेंट होता है, ओव्यूल में कैसे प्रेजेंट होता है, ओव्यूल ओव्यूल के अंदर कैसे कौन कौन सेल अरेंज होते हैं और कैसे चीज़ें बनती हैं, इसको ये आपको दिखाया गया है। देख लीजिए इमेज। अब ध्यान रखेंगे, एंडोस्पर्म का काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, तो रिजर्व फूड मटेरियल का बना होता है। तो पहले ये ध्यान रखेंगे, एंडोस्पर्म जब बनने लगता है तो पहले जब भी एंडोस्पर्म का सेल बनेगा, जैसे ट्रिप्लॉइड पीईसी बन गया, पीईसी बनने के बाद पीईएन में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, लगातार न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, लगातार न्यूक्लियस बनते जाते हैं। क्यों फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब, कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस इमीडिएटली, तुरंत साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, तो उससे क्या होगा कि सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो नए सेल तुरंत नहीं बनेंगे, तो मल्टी न्यूक्लियेटेड कंडीशन बन जाती है, और कुछ समय बाद उस सारे न्यूक्लियस के अराउंड सेल बन जाते हैं, तो फिर हमारा ढेर सारे सेल बन जाता है। तो कोकोनट में भी कुछ ऐसा होता है, कोकोनट का जो एंडोस्पर्म होता है उसमें दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एंडोस्पर्म पाए जाते हैं, एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और दूसरा सेलुलर एंडोस्पर्म। शुरुआत में सिर्फ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से अंदर सेलुलर एंडोस्पर्म बनते हैं, जो कि नारियल का पानी है। कुछ दिनों के बाद जब से न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल बनने लगते हैं तो वाइट कर्नल बनने लगता है कोकोनट का, जो हम खाते हैं, दैट इज अ सेलुलर एंडोस्पर्म। तो इसको ध्यान रखेंगे, कोकोनट में दो तरह के एंडोस्पर्म, एक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एक सेलुलर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किसको कहते हैं, जो नारियल पानी हम लोग पीते हैं, और सेलुलर एंडोस्पर्म किसको कहते हैं, जो हम लोग नारियल खाते हैं, कोकोनट कर्नल। तो ये चीज़ आपकी बुक में दी गई है, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक, ये जो हमने बात की है वही सब ये लिखा गया, आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए ठीक है, सेलुलर एंडोस्पर्म न्यूक्लियर एंडोस्पर्म आपको मिल गया होगा, आप ध्यान देंगे, आप इसको नोट कर लेंगे। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट माइक्रोपाइलर एंड पे होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जहाँ की जाइगोट सिचुएटेड होता है। ठीक है, जाइगोट मोस्ट ऑफ द कब बनता है, आफ्टर एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के बाद।
ठीक है, क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म ये एश्योर हो जाए कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम लोग एम्ब्रियोजेनिक कहते हैं। जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर, ग्लोबुलर से हर्ट से मैच्योर एम्ब्रियो। इसको ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब इस देखते हैं, ये है आपका डाइकोट का एम्ब्रियो और ये है मोनोकॉट का एम्ब्रियो। अब ध्यान देंगे, डाइकोट के एम्ब्रियो में दो कॉटिलेडन है, देखिए ये वाला आपको कॉटिलेडन दिख रहा होगा, ये दोनों कॉटिलेडन है और ये प्लूम्यूल है और नीचे रेडिकल है। प्लूम्यूल से शूट का फॉर्मेशन होता है, रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है। और कॉटिलेडन के नीचे वाले पोर्शन को हाइपोकोटाइल कहते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को एपिकोटाइल कहते हैं। ये हाइपोकोटाइल तो इधर एपिकोटाइल होगा जिधर की प्लूम्यूल होता है, हाइपोकोटाइल उधर होता है जिधर की रेडिकल होता है। रेडिकल को कवर करने के लिए रूट कैप होती है। तो ध्यान रखेंगे, ये ठीक वैसे ही है जैसे कि डाइकॉट का आप लोग 11th पढ़े थे, उससे रिजेंबल करके देखेंगे तो ये फिगर आपको प्रॉपर समझ में आएगा। आप मोनोकॉट के एलएस, ये आपका एम्ब्रियो, ये एलएस है ग्रास का एम्ब्रियो का। आप इसमें देखेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है एक शील्ड शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्क्यूटेलम, जो कि एक कॉटिलेडन है किसका? मोनोकॉट का। और यहाँ पे कोलियोप्टाइल होता है, कोलियोराइजा होता है। कोलियोप्टाइल जो होती है शूट की कवरिंग होती है, कोलियोराइजा रूट की कवरिंग होती है। क्योंकि रेडिकल है, रेडिकल रूट बनाता है तो उसको कवर करने के लिए रूट कैप और उसके ऊपर कवरिंग क्या है? कोलियोराइजा। और कोलियो शूट अपेक्स, यहाँ पे प्लूम्यूल वाला रीजन होता है जिसको शूट अपेक्स बनाते हैं और उसको कवर करने के लिए यहाँ पे क्या होता है? कोलियोप्टाइल। तो आप ध्यान रखेंगे, कोलियोप्टाइल इज कवरिंग ऑफ शूट अपेक्स एंड रेडिकल इज कोलियोराइजा इज अ कवरिंग ऑफ रूट अपेक्स या रेडिकल कवरिंग होती है। फिगर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, इसके नेमिंग को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वही आप इसको पढ़ नोट करते जाएंगे और रीडिंग भी करते जाएंगे, सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए, रूट कैप से कवर्ड है। ये मोनोकॉट, ये ग्रास फैमिली पाया जाता है जिसको बोलते हैं ग्रैमिनी, और उसमें कॉटिलेडन को क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम, जो कि शील्ड शेप होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लेटरल साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। अगर ये एम्ब्रियोनल एक्सिस उसको मान रहे हैं, इसके लेटरल साइड किनारे पे पाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे आपको। ठीक है, अनडिफ्रेंशिएटेड चीज होता है, इसको क्या बोलते हैं? कोलियोराइजा, जो रूट कैप की रूट की कवरिंग होती है, जो कि रेडिकल बनाता है। ठीक, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल आप ध्यान रखेंगे। लीफ प्राइमोडियम भी है जहां से लीफ ऑरिजिनेट होती है। ठीक है, चलिए सीड बन गया है किससे? ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन हो चुका है। ये आपका देखिए कॉटिलेडन है, ये एपिकोटाइल है, ये हाइपोकोटाइल है। ठीक है, ये मोनोकॉट का सीड है, ये एंडोस्पर्म है, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल। ठीक है, अब इमेज को ध्यान से देखेंगे, ऐसी आपकी इमेज आपके एनसीईआरटी वाले बुक में ही पड़ी हुई है। ठीक, चलिए सीड क्या होता है? अगर सीड का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप सीड का डेफिनेशन बताएंगे। सीड एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है जो कि कहाँ बनता है? इनसाइड द फ्रूट या इनसाइड द ओवरी। बनता तो ओवरी के अंदर ही है ओवरी, लेकिन फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए बोलेंगे सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल दैट फॉर्म इनसाइड द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ध्यान रखेंगे इसके डेफिनेशन को। इसको ये भी ध्यान रखेंगे कि फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सीड, और इसमें सीड कोट होते हैं, कॉर्डिलेटन होते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस होते हैं। ये दो तीन बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए किसमें कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है, किसमें कॉटिलेडन तो सब में प्रेजेंट है। मोनोकॉट में एक है, डाइकोटल में दो है, लेकिन कॉटिलेडन में
एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, मतलब कि सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है या नहीं है, उस बेसिस पे सीड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो इन सबको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप रिवाइज कीजिए और नोट कर लीजिएगा। जो डाउट होगा तो आप उसको पूछ सकते हैं और कमेंट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी डाउट हो इंस्टीट्यूट पे आके या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।